सर बांग्लादेश बनाया इंडियन आर्मी ने। सर अगर बांग्लादेश इस पर नहीं रुका, जो आप पाकिस्तान का हाल देख रहे हैं वही बांग्लादेश का भी हाल होगा सर। क्योंकि बांग्लादेश को ये नहीं भूलना चाहिए कि जो हिंदुस्तान है उसके बाप का भी बाप है ना सर। ठीक है, आ रहा हूं ना सर। न्यू ईयर में मणिपुर जाने लगे। हाँ, मेरी पेरेंट्स बटालियन। देश के बारे में बताइए कि बांग्लादेश के जो मौजूदा हालात है वहां पर क्या करना चाहिए, क्या हो रहा है, इस पर क्या राय आपकी? सर देखो, बांग्लादेश का इस टाइम जो प्रेजेंट सिचुएशन चल रहा है, और आज ही आपने देखा है कि हमारे एक सीनियर अधिकारी बांग्लादेश गए हुए हैं, ठीक है, वहाँ मीटिंग चल रही है। लेकिन जो भी ये बांग्लादेश के अंदर हो रहा है सर, ठीक नहीं है। यही सेम पाकिस्तान ने भी किया था। आज पाकिस्तान ने 400 हिंदू टेंपल जलाए थे ना सर, और आज पाकिस्तान भीख मांग रहा है सर। सेम सिचुएशंस बांग्लादेश के भी आएंगे अगर बांग्लादेश इस पर नहीं रुका। जो आप पाकिस्तान का हाल देख रहे हैं वही बांग्लादेश का भी हाल होगा सर। क्योंकि बांग्लादेश को ये नहीं भूलना चाहिए कि जो हिंदुस्तान है उसके बाप का भी बाप है ना सर। ठीक है, हमने उसको बनाया है सर। मैं आपके यही मन से कह रहा हूं, इनकी जनरल टीका इनको जूते की नोक पर रखता था सर। ठीक है, इनके घर में घुस के मारा, लाखों की किलिंग्स कराई सर। इनको लग रहा है कि बांग्लादेश इन्होंने बनाया सर। बांग्लादेश बनाया इंडियन आर्मी ने सर। ठीक है, मतलब इंडियन आर्मी की बदौलत आज बांग्लादेश बना, और हमको ही वो दिखा रहे हैं सर। लेकिन जिस तरीके से अभी हमारे जो विक्रम मिस्री गए हुए थे, उनके वापस आने के बाद फिर बांग्लादेश का बयान आता है कि हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप मत करो, इसको कैसे देखते? नहीं सर, ये तो मेरी बात सुनिए ना सर। आपको दिक्कत, आपको हिंदुस्तान से, यार आपने शेख हसीना को चुना ना सर, आपने चुना है ना सर, हमने तो नहीं बोला। आप बोलते हो कि यार हम शेख हसीना को हम सपोर्ट करते थे। अगर हम सपोर्ट करते तो आज भी चेयर में होनी चाहिए थी ना। आपने सपोर्ट किया भाई, आपका इंटरनल मामला है, हमारे को कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप हमारे हिंदूज को नुकसान मत पहुंचाओ। हमारे को आपके इंटरनल जो भी आपकी पॉलिटिक्स है उसमें इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं हम। लेकिन अगर आप हमारे किसी भी हिंदू को नुकसान पहुंचाओगे तो हमें बोलना पड़ेगा यार। ठीक है, लेकिन जिस तरीके से बांग्लादेश में इस वक्त पाकिस्तान कहीं ना कहीं दोस्ती का हाथ ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है, और बांग्लादेश की तरफ से भी पाकिस्तान दोस्ताना संबंध हो रहे हैं दोनों देशों के बीच, उस पर क्या आपको लगता है क्या ये ज़्यादा देर टिक पाएगा? नहीं, बहुत जल्दी जो सिचुएशन पाकिस्तान की हो रही है बांग्लादेश की होगी यार। ठीक है, जो सिचुएशन मैं आपको बताऊं, जो भी इनके फादर हैं पीछे, इनके फादर ने जिससे भी दोस्ती करी वो आज बर्बाद है यार। आप उठाकर देख लो, चाहे पाकिस्तान से दोस्ती करी, श्रीलंका से दोस्ती करी, अब बांग्लादेश से दोस्ती कर रहे हैं, नेपाल से दोस्ती कर रहे हैं। जहां जहां ये लोग घुसे वो बर्बाद हुए हैं वो लोग। तो सिचुएशन क्या है, थोड़ा सा टाइम लगता है हालात को संभलने में। लेकिन बांग्लादेश को भी ये नहीं भूलना चाहिए कि उनके 2 करोड़ शरणार्थी यहीं पर है यार हिंदुस्तान में। और मैं तो इंडियन, आपके मन से इंडियन गवर्नमेंट को बोलूंगा कि उनको लात मार के वापस उनके देश भेजना चाहिए। अच्छा, आपने बहुत बड़ी बात बोली। दाऊद इब्राहिम नाम बड़ा है, क्या दाऊद इब्राहिम और लॉरेंस बिश्नोई ये 2 नाम है, क्या ये फिट बैठते हैं एक साथ? नहीं सर, नहीं मालूम इस बारे में। देखो, दाऊद इब्राहिम मर भी जाएगा तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट उसको फिर भी 10 साल तक जिंदा रखेगी। उसके पीछे भी रीजन है, 2 रीजन है। क्योंकि पाकिस्तान कभी बोलता ही नहीं है कि यार दाऊद उनके वहां पर है। पहला रीजन तो ये है, अगर कल दाऊद मर गया तो पाकिस्तान तो बोल नहीं सकता ना दाऊद मर गया, क्योंकि फिर पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पर क्या जवाब देगा यार कि दाऊद इब्राहिम तुम्हारी धरती में था। पहला रीजन ये। और दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान या ISI, मैं आता हूं ISI के ऊपर, हम पाकिस्तान को नहीं बोलते हैं, ISI पाकिस्तान दाऊद को क्या देखते हैं, बिजनेस के रूप में। मेरी बात समझ रहे हो? क्योंकि दुनिया में जो भी इलीगल बिजनेस चल रहा है, चाहे मिडिल ईस्ट में चल रहा हो, चाहे एशिया के अंदर चल रहा हो, कोई भी, उसका बहुत बड़ा फंडिंग दाऊद के थ्रू किसको मिलता है, ISI को मिलता है। ठीक है, अगर कल दाऊद मर जाता तो ISI फिर भी उसको जिंदा रखेगी, क्योंकि उसको बिजनेस को कंटिन्यू चलाना है। अगर लोगों को यह पता चलेगा कि दाऊद मर गया, जो भी बिजनेस के उसके नीचे के लोग थे वो टाइमली पैसा नहीं पहुंचाएंगे वहां तक, तो ISI उसको मरने के बाद भी 10 से 15 साल जिंदा रखेगी। ये दुनिया को कभी पता ही नहीं चलेगा कि दाऊद इब्राहिम मर गया। और लॉरेंस बिश्नोई सर अभी तो साबरमती जेल में है, तो पता नहीं, अभी जो भी चल रहा है मैं मीडिया के थ्रू ही सुनता हूं। ठीक है, एक बड़े कमांडर ने कहा था कि अगर लॉरेंस बिश्नोई को हैंडल करने दिया जाए खालिस्तान तो खालिस्तान खत्म हो जाएगा। उस पे आपको क्या लगता है? आपको सर, हमारी मतलब गवर्नमेंट में इतने सीनियर ऑफिसर्स बैठे हुए हैं जो बेहतरीन ट्रेनिंग लेके आए हैं, ठीक है, जो पूरी दुनिया को समझते हैं, तो क्या आपको लगता है कि उनसे ज्यादा समझदार वो लोग होंगे जो जेल के अंदर हैं इस टाइम? नहीं, आपकी क्या राय है? क्या ये जो गवर्नमेंट चल रही है सर, जो भी गवर्नमेंट का काम कर रहे हैं वो बहुत सही है और वो अपने तरीके से काम कर रहे हैं सर। लेकिन से ये बताइए फिर कि सीक्रेट सर्विसेज को लेकर आपने काम किया है, आपको मालूम भी होगा, और जो बंदा ऑपरेशंस में रहता है उसको डेफिनेटली हमारे जैसे लोगों से बहुत फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होता है, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन। नहीं सर, बिल्कुल सर, मेरी बात सुनिए। AC कमरे में रहकर बहुत आसान है सर बोलना। आपको न्यूज चाहिए सर, मैं भी 31 में वो छुट्टी ले रहा हूँ 2-4 दिन, आप मेरे साथ घूमने चलो सर, आपको दुनिया की इतनी न्यूज मिल जाएंगे, आपका 1 साल पूरा भर जाएगा सर। आप चलने की तो हिम्मत करो मेरे साथ। कहाँ मैं नॉर्थ ईस्ट मणिपुर जा रहा हूँ ना सर। न्यू ईयर में मणिपुर जाने लगे। हाँ, मेरी पेरेंट्स बटालियन भी वहाँ है जहाँ मैं कभी रहा हूँ उनके साथ, तो मैं हर बार न्यू ईयर उनके साथ मनाता हूँ सर। तो आपको इतनी न्यूज मिल जाएंगी सर, 1 साल तक का कोटा फुल। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि AC कमरे में बात करना बहुत इजी है सर, बहुत आसान। कभी उस ग्राउंड के हालात पर जाए ना सर लोग, हमें कहना बहुत आसान है कि सिचुएशन क्या चल रही है, क्यों हो रहा है, कभी उनसे बात तो करें सर ग्राउंड पर जाकर। मैं डेली टेलीविजन चलाकर देखता हूं सर, मैं भी टीवी देखता हूं,
मुझे 24 घंटे में 2 घंटे न्यूज नहीं दिखती सर नॉर्थ ईस्ट की। ऐसा क्या रीजन है सर? नहीं तो मैं इसी पर, अब चूंकि आपने ये जिक्र किया तो मैं आ गया इस सवाल पर। तो आपको नहीं लगता है कि बतौर प्रधानमंत्री, बतौर गृह मंत्री अमित शाह साहब और बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जितनी ताकत मणिपुर के स्थिति को संभालने के लिए लगानी चाहिए थी उतनी ताकत लगाने में वो लोग विफल हो गए? अभी भी आप देखिए कि स्टेट 2 हिस्सों में लगभग मतलब 2 गुटों में बटा हुआ नजर आ रहा है। अभी भी हालात ठीक नहीं हो पा रहे हैं, जिसकी चिंता आप भी व्यक्त कर रहे हैं। नहीं सर, लेकिन ये विद इन कितना सर 30 का टर्नओवर चल रहा है ना सर। 60 साल जिन्होंने किया, क्वेश्चन उनसे भी करना चाहिए ना कि उन्होंने ऐसे हालात क्यों पैदा कर दिए सर। ये दुनिया को लग रहा है कि दो जातिवाद का झगड़ा है सर। मतलब दुनिया के अंदर एक ही चीज चल रहा है, जो जातिवाद, कुकी, मैती है ना, नागा, एक जातिवाद का। लेकिन रियल झगड़े के ऊपर जाओ ना सर आप, ग्राउंड के हालात क्या है रियल झगड़ा लकी बीस्ट की नजर? नहीं, मेरी नजरों के अंदर जो पूरा झगड़ा है सर, ड्रग्स का झगड़ा है। अगर आपने गोल्डन ट्रायंगल सुनाओ, जिसमें मणिपुर बहुत बड़ा हिस्सा है सर गोल्डन ट्रायंगल के बनने के पीछे, ठीक है। और जितने भी मतलब हिल्स के ऊपर जितना भी लोग रह रहे हैं, उनका टोटल टर्नओवर किसका है सर? ड्रग का। अगर आप बड़ी बात कह रहे हैं सर, मैं आपसे बोल रहा हूं ना सर, मैंने मणिपुर में रहा हुआ हूं सर, बहुत नजदीकी से देखा है उसको, बहुत मतलब ऐसा नहीं कि मैं आपको यहां से बोल रहा हूं, मैं रहा हुआ उनके साथ। अभी अगर मणिपुर के अंदर अभी अगर रिकवरी देखी हो, चाहे आर्मी ने वहां रिकवरी, आपने उन्हें कौन से वेपन यूज करते हुए देखा सर? जो वेपन कभी उनके पास थे ही नहीं। कोई ना कोई तो है जिन्होंने उनको ये वेपन दिए सर। 2 ग्रुपों के बीच में झगड़ा करवाना बहुत ईजी है, ठीक है। ये 2 लोग आएंगे और 4 मैती के लोग मार देंगे, नाम किसके ऊपर लगा देंगे? कुकी के ऊपर। 4 कुकी के लोग मार देंगे, नाम किसके ऊपर लगा देंगे? मैती के ऊपर। कोई ना कोई तो है जो नहीं चाहते मणिपुर में शांति हो। ये हमारी गवर्नमेंट तो नहीं है ना सर, मतलब हम तो नहीं है ना, हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट है जो चाहती है कि मणिपुर में शांति ना हो, लेकिन कोई ना कोई दुनिया में है जो नहीं चाहती शांति हो। इसके पीछे रीजन क्या है सर? किसी को कोई जातिवाद से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कौन है जो नहीं चाहता कि मणिपुर शांत रहे और ड्रग्स का धंधा खत्म हो? के पीछे ड्रग लॉर्ड्स हैं। ड्रग लॉर्ड, और उनके पीछे कौन है सर? कोई ना कोई तो देश होगा उनके पीछे। किस देश को आप देखते हैं? नहीं सर, अब मैं देखो, मैं डायरेक्ट तो नाम नहीं बोलूंगा, लेकिन कोई ना कोई तो है सर। ठीक है, तो आपको लगता है कि इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? ठीक होगा सर। सेना को फुल हैंड देना चाहिए? देखो सेना को तो फुल हैंड, एक्चुअली मैं आपको बताऊं सर, देखो ऑपरेशंस में क्या होता है, दो प्रॉब्लम्स होती है हमारे को ऑपरेशन में। एक होता है डायरेक्ट ऑपरेशन, एक इनडायरेक्ट तरीके से ऑपरेशन। अगर आप मुझे 2 ऑपरेशन करने को दो, अगर मुझे डायरेक्ट ऑपरेशन करने के लिए दो, सेम सर्जिकल स्ट्राइक बालाकोट या म्यांमार के ऊपर, हमारे बहुत ईजी है सर। हम लोग जाते हैं, है ना, हमारे पास पूरा आर्टी सपोर्ट होता है, एवरीथिंग सब कुछ होता है सर। हमारे पास ओनली जो मिलिटेंट के हाइड आउट वगैरह, टोटल लोकेशन, हम जाते हैं डायरेक्ट तरीके से ऑपरेशन करके वापस आ जाते हैं सर। इसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं है सर। प्रॉब्लम इनडायरेक्ट ऑपरेशन में हमारे को बहुत प्रॉब्लम है सर। यहां पर क्या, कुछ एक मिलिटेंट, कुछ एक इंसर्जेंट लोग सिविलियंस के बीच में घुस गए हैं सर, जिनको ढूंढने में टाइम लगेगा सर। जो हमारी जो फोर्स है, या हम जिस पर बिलीव करते हैं सर, हम चाहते हैं कि कोई भी इनोसेंट ना मरे सर। बेशक एक मिलिटेंट निकल जाए वो चलेगा, हम उसे कभी ना कभी ढूंढ के मार लेंगे सर। एक मिलिटेंट की लाइफ ज्यादा नहीं है, ज्यादा 6 साल सर, 6 ईयर के अंदर वो मरेगा ही मरेगा, लेकिन उसके चक्कर में इनोसेंट ना मरे। सेम सिचुएशन मणिपुर में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि बहुत सारे इंसर्जेंट क्या हो गए, वो सिविलियंस के बीच में घुस गए। मेरी बात समझे सर? कुछ एक मैते के साथ मिल चुके हैं, कुछ एक कुकी के साथ मिल चुके हैं, उन्हीं के साथ उनके हमदर्द मिलकर, तो उनको फाइंड आउट करने के लिए आर्मी को बहुत दिक्कत पड़ रही है सर। और सिचुएशन में क्या होता है, जब किसी के लोग मरते हैं ना सर, और उसके बीच में अगर कोई भी आदमी, कोई भी एक एंटी एलिमेंट्स आके थोड़ा सा हमदर्दी दिखा दे, तो अपना लगता है, और सिचुएशन बाद में समझ में आता है। उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि जो आपको ये हमदर्दी दिखा रहा है ये कौन है। दिखने में उनका जैसा ही है। अगर मैं नॉर्थ ईस्ट जाता हूं तो मैं इजीली पहचान में आ जाता हूं कि मैं नॉर्थ ईस्ट का नहीं हूं, लेकिन जो लोग इनके बीच में इन्वॉल्व हुए हैं, वो चाहे म्यांमार के थ्रू आ रखे हैं, ठीक है, या चाइना के थ्रू आ रखे हैं, या कहीं से भी आए हैं, जो आसानी से इनके बीच में घुस चुके हैं सर, तो उनको ढूंढने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। और इंडियन आर्मी बहुत जल्दी सर उन सबको ढूंढकर, और मणिपुर शांत हो जाएगा। अब थोड़ा सा हम घूमते हैं, अफगानिस्तान की तरफ जाते हैं। तालिबान की सत्ता है, आपने कभी अफगानिस्तान में कोई ऑपरेशन किया है? यार ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा कि मैंने कभी अफगानिस्तान में किया, लेकिन अगर आप तालिबान के बारे में जानो जी, देखो, अगर आप सर, तालिबान को जन्म किसने दिया सर? तालिबान को जन्म देने वाला कौन था? CIA जन्म देने वाला सर। मैं किसी गवर्नमेंट के ऊपर नाम नहीं लगाऊंगा, मैं अमेरिकन गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात सिर्फ एक एजेंसी की बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं CIA की। जब USSR ने जब अफगानिस्तान के ऊपर अपनी आर्मी भेजी, तो उनको पैदा करने वाला ही CIA था, चाहे इनडायरेक्ट तरीके से। ऑपरेशन साइक्लोन चलाया था उसने, पाकिस्तान ने उसमें हेल्प करी, और पहली बार किसको तैयार किया सर? पहली बार लाइफ में, पहली बार जिहाद का नाम, मुजाहिदीन का नाम इसी CIA ने दिया। और लास्ट में चाहे उसी तालिबान ने USSR को भी बैकफुट फेंका। 22 साल अमेरिका, दुनिया की सबसे पावरफुल 2 देशों को बैकफुट फेंक चुका है सर। एक सवाल था मेरा आपसे, जैसे हम फिल्मों में देखते हैं, है ना, कि एजेंट जा रहा है दूसरी कंट्री में, ये वो हनी ट्रैप भी होते हैं ऐसे, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना, कि दूसरे देश की लड़की आ गई, एजेंट को मतलब ऐसे हनी ट्रैप में ले लिया। क्या ऐसा सीन कभी देखा आपने, आपके साथ कुछ ऐसा हुआ हो? सर हम हिस्ट्री से उठा के देखते हैं, इतिहास, हिस्ट्री उठा के देख लो सर, विश्वामित्र से लेकर ये तो आगे तक चलता रहेगा ना सर। क्यों हनी ट्रैप आपकी लाइफ में नहीं होता सर? आपकी लाइफ में भी तो एक लड़की आती है नॉर्मली तरीके से,
फिर वो वापस चली भी जाती है ना सर। स्टार्टिंग में तो आप उसको बहुत अच्छे लगते हो सर, और कुछ दिन के बाद आपका नंबर भी ब्लॉक कर देती हो। सेम सिचुएशन है ना, चाहे जो भी उसके कुछ दिन तक वो आपके साथ रही, आपकी गर्लफ्रेंड रही, बाद में एक्स गर्लफ्रेंड हो गई, बाद में आपने उसको ब्लॉक ही कर दिया, उसने आपको ब्लॉक कर दिया, ठीक है। आप बोलते भी यार नहीं यार मेरे से गिफ्ट भी लेके चले गई थी, मैंने एक आईफोन भी उसको गिफ्ट कर दिया था। आप उसको आईफोन दे सकते थे, आपने आईफोन गिफ्ट कर दिया। उस लेवल पर उस लड़की को जो चाहिए होगा, उस मेरी बात समझे, उसका टारगेट चेंज हो जाएगा सर। वहां उसको आईफोन नहीं चाहिए, वहां उसको दुनिया की सबसे महंगी चीज चाहिए, वो कुछ भी हो सकती है सर। सिचुएशन सेम है सर। मतलब ऐसे बिल्कुल, केस हैं हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल बहुत आपकी बहुत। नज़र में ऐसे देखे हैं आपने भी, या फिर बहुत सारे हुए हैं सर, यहाँ भी बहुत सारे हुए हैं केस। आप भी पढ़ते पढ़ते इस तरह के केसेस में बचे हैं आप? नहीं सर, बहुत सारे। मैं आपको सर धीरे धीरे जब हम लोग वर्क करते हैं तो एक्सपीरियंस हो जाता है सर। अब तो अगर कोई बहुत अच्छी लड़की भी मैसेज कर रही है तो डर लगता है पहले तो ना सर, समझने में टाइम लग जाता है, तो वो उसको लगता है कितना मेंटल है करके इतना शक कर रहा है पहले ही। तो वो मतलब धीरे धीरे प्रोसीजर में आप आओगे, डाउट भी होता है ना कि मुझे कैसे मैसेज कर सकते हैं। डेफिनेटली सर 100, मतलब आप अगर कोई आपको मतलब नॉर्मली तरीके से भी मैसेज कर रहे हो तो तभी आपको शक हो जाएगा सर। तो वो आप धीरे धीरे हैबिट में आ जाते हो, वैसे ही बन जाते हो सर। ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तानी जो मंत्री हैं और तमाम लोग कहते हैं कि भारत के रॉ एजेंट आए और हमारे देश में जो मतलब जो भारत के आतंकवादी मोस्ट वांटेड होते हैं उन्हें मार के चले जाते हैं। तो उस पर क्या कुछ कहना है, क्या इसमें कोई सच्चाई है या नहीं है? यार देखो, जो भी सीक्रेट सर्विस दुनिया की किसी भी सीक्रेट सर्विस ने काम किया होगा, और अच्छी बात है यार, अगर मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं, आपके घर को कोई नुकसान पहुंचाएगा, आपकी खुद की फैमिली को नुकसान पहुंचाएगा, आप क्या करोगे यार? नहीं, अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपके घर के अंदर आकर कोई आपकी फैमिली को नुकसान पहुंचा के मार के चला जाए, सपोज करो दिल्ली में आप हो, वो दिल्ली से यूपी चला जाए, बिहार चला जाए, आप उसको माफ कर दोगे? तो यार कोई हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाएगा, वो दुनिया के किसी भी कोने में जाएगा, अगर वो मर रहा है, उसको किलिंग कर रहे हैं, शूट आउट हो रहा है, तो अच्छी बात है ना सर। ठीक है जी। आप पंजाब के मुख्यमंत्री साहब का मुख्यमंत्री बादल साहब के साथ भी रहे, उनके साथ कैसा था? सर बादल साहब के साथ भी बढ़िया रहा। एक दिन तो बादल साहब को पहचानने में ही टाइम लग गया मुझे, क्योंकि सबकी एक जैसी दाढ़ी थी। पहले दिन ही गया तो बहुत सारे लोग एक साथ आए, तो पहले यही पता चल गया कि बादल साहब कौन है इसमें। तो रहा एक मतलब कुछ दिन रहा, मुझे आई थिंक, मुझे याद नहीं कि मैं 10 दिन 12 दिन रहा, शायद उस टाइम अकाली दल की गवर्नमेंट थी, सुखबीर सिंह बादल उनके डिप्टी सीएम हुआ करते थे उस टाइम। हाँ, एक चीज़ था एक्चुअली, एक जगह थी वहाँ पर, क्या बोलते हैं, पंचकुला में एक गुरुद्वारा है आपका, तो पंचकुला में एक गुरुद्वारे में गया था, तो शायद एक छोटा सा मैटर हुआ था। हमारी कॉन्वाई वहाँ पर खड़ी थी बादल साहब की, तो एक दिल्ली मतलब पंजाब पुलिस के जो आईपीएस थे वो सिविल ड्रेस में थे और वो आ रहे थे कारगेट की ओर, जो हमारा कॉन्वाई था। तो उन्होंने मुझे बोला कि इस गाड़ी में सुखबीर सिंह बादल भी बैठेंगे। तो यार मुझे, तो मैंने बोल दिया सर इसमें अलाउ नहीं है इस गाड़ी में बैठना। तो उन्होंने मुझे बोला यार कि सुखबीर सिंह बादल हमारे डिप्टी सीएम है यहाँ पर और बादल साहब के बेटे भी हैं। तो मैंने कहा अलाउ नहीं है सर गाड़ी में बैठना, क्योंकि गाड़ी में बैठना जो मेरे को जो ऑर्डर्स थे उसमें सिर्फ बादल साहब ही बैठ सकते, दूसरा कोई नहीं बैठ सकता था। तो फिर उन्होंने बोला तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मैंने कहा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सर लिख के दे दो मेरे को। तो उन्होंने कुछ नहीं, इस बात को टाल दिया। तो उस रात को ही मेरी पोस्टिंग हो गई वहाँ से, और मुझे सीधे तरुण गोगोई के, आसाम के उस टाइम एक कांग्रेस के सीनियर लीडर हुआ करते थे तरुण गोगोई, शायद उस टाइम सीएम थे आसाम के, तो मुझे रातों रात वहाँ भेज दिया। तो फिर ये सारा इंसिडेंट क्या वो भारी पड़ गया आप पे? कोई ऐसा फर्क नहीं, होता है ऐसा, मतलब जनरली कोई बात मत मानो, अगर रूल्स के खिलाफ भी है फिर भी आपने नहीं मानी तो आपका ट्रांसफर कर सर मुझे देखो, ट्रांसफर ही तो किया ना सर, चाहे मैं बादल साहब के साथ रहूं या मैं तरुण गोगोई सर के साथ रहूं, मुझे क्या ही फर्क पड़ता है सर? मुझे तो अपना काम करना है ना, जाना मुझे उनके साथ भी है, जाना मुझे उनके साथ भी है, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता सर। आप मुझे दुनिया में कहीं भी रखो, मेरे को सैलरी उतनी मिल रही है सर, ठीक है। चाहे मैं आसाम में गया थोड़ी सैलरी और बढ़ गई सर, ठीक है, वहाँ का सीआई अलाउंस और मिल गया साथ में। तो अभी सुखबीर बादल पे हमला हुआ, उनके पास Z+ सिक्योरिटी भी है, तो गोल्डन टेम्पल के बाहर ही हमला हुआ, उन पे गोली चली, तो इसको आप कैसे देखते हैं कि क्या फेलियर सर फेलियर है सर, लोकल इंटेलिजेंस का तो फेलियर है ही ना सर। देखो सिक्योरिटी तो आप छोड़ो, सिक्योरिटी तक पहुंचने से पहले बहुत सारे रिंग्स होते हैं सर हमारे, हम उस रिंग्स के ऊपर बात नहीं करेंगे कि हमारे एक्सटर्नल रिंग्स कौन सा होता है, RNW का रिंग कौन सा होता है, IB का कौन सा, MI का, हम नहीं आता, हम लोकल रिंग्स के ऊपर आ जाते हैं। स्टेट का कोई ना कोई तो ऐसा रिंग होगा जो कंटिन्यू सुखबीर सिंह बादल को वॉच कर रहा था सर। उनको क्यों इन्फॉर्मेशन नहीं मिली कि उनको इतना थ्रेट है? अगर आप इतना ही थ्रेट उनको था तो उनकी लोकल इंटेलिजेंस उन्हें क्यों एक्टिव नहीं हुई सर? मैं जो भी फेलियर मानूंगा, देखो एक जो भी पंजाब पुलिस के जो भी उनके सिक्योरिटी में, उसने बहुत अच्छा काम किया सर, उसके काम की जितनी सराहना की जाए वो कम है, लेकिन कहीं ना कहीं तो फेलियर है कि एक एनिमी उनके इतने क्लोज तक आ गया। तो जैसे अभी पंजाब का माहौल देख रहे हैं, खालिस्तान की बात हो रही है या कनाडा में बात हो रही है, उसका इफेक्ट यहाँ पे पड़ रहा है। और पिछले 10 साल में अगर आप देखें तो पंजाब के अंदर हिंदू नेता जो हैं, चाहे वो RSS के हों या फिर वैसे हिंदू शिवसेना कई बनी, उनको टारगेट किलिंग की जा रही है, वो बाहर से हो रही है। तो इन चीज़ों पे क्या आप समझते हैं कि जैसे एजेंट वहाँ पे भी काम कर रहे हैं या करते हैं, तो उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ तक पहुँचने में देरी हो जाती है या फिर यहाँ पहुँचती है और आगे काम नहीं हो पाता? नहीं एक्चुअली क्या होता है, देखो
ऐसा नहीं है कि एजेंट हमारे ही होते हैं सर, एजेंट तो हर दुनिया Right. मतलब हम अगर ये बोलें कि यार हम सुपर हैं, या हम बोल दें कि CIA सुपर है, मोसाद सुपर है, XY, देखो हर आदमी अपना काम कर रहा है सर। इस दुनिया में मैं आपको ये बताऊं कि इन्फॉर्मेशन, दुनिया की सबसे महंगी चीज इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने से ज्यादा खतरनाक पता है क्या है सर? गलत इन्फॉर्मेशन आपको ना मिल जाए। फॉल्स इन्फॉर्मेशन सबसे खतरनाक है दुनिया में। एक एजेंसी क्या करती है, आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाएगी जो चाहती है आपको मिले। आपको लगेगा, मुझे लक्की बिस्ट को लगेगा कि मैं एक इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं, मेरी बात समझ, वो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली नहीं होगी, वो इन्फॉर्मेशन मुझ तक पहुंचाई होगी, वो ज्यादा डेंजर है। और रही खालिस्तान मूवमेंट की बात सर, आज भी किसी हिंदुस्तानी को कोई मतलब नहीं है खालिस्तान मूवमेंट से। आज भी जितने भी सिख है वो सारे हिंदुस्तान के साथ हैं सर। एक छोटे से कुछ एक लोग जो एंटी एलिमेंट्स लोग हैं, वो एक विदेशी धरती में बैठकर, और उनको कोई प्यार नहीं है खालिस्तान से। एक बिजनेस है सर, पैसा मिल रहा है उनको, मेरी बात समझ, एक बिजनेस है कि तुम खालिस्तान मूवमेंट करो, तुम्हें फंडिंग मिलेगी। कल उनको फंडिंग मिलना बंद हो जाए, खालिस्तान मूवमेंट नहीं चलाएंगे सर। आज जो हिंदुस्तान के अंदर जो आप देखते हैं ना, डेली गवर्नमेंट के खिलाफ धरना लगा के बैठते हैं, इनको आप पैसा देना बंद कर दो, अपने घर से नहीं निकलेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? इनको सिर्फ पैसा मिलता है तभी रोडों के ऊपर बैठते हैं और इनोसेंट लोगों को अपने साथ लेके आते हैं। ये तो घर से निकलने से पहले भी 10 बार अपने ड्रेस चेक करते हैं, सर मैं मीडिया में सही आऊंगा या नहीं आऊंगा। एक बातचीत जो हमारे सहयोगी आपसे पूछ रहे थे, जिनको लेकर आप कह रहे थे कि फंडिंग ना मिले तो लोग सड़कों पर बैठना बंद कर देंगे, तो ये जो किसान आंदोलन और ये सब आप देख रहे हैं देश के अंदर, आपको लगता है कि इसके पीछे किसी फंडिंग का हाँ सर, देखो मैं 100 के 100 लोगों को गलत नहीं बोल रहा हूं, उसमें है लोग जिनके साथ मतलब जिनको लगता है यार सर, अगर आप मुझसे पूछो, मेरे से पूछो यार दुनिया में मेरे लिए सबसे मुश्किल काम क्या है, मैं सोच में पड़ जाता हूं कि यार मैंने एजेंसी के लिए काम किया वो ज्यादा मुश्किल था, या एक जो मेरे गांव में जो लोग खेती करते हैं वो मुश्किल था। मुझे नहीं पता चल पाता, मुझे लगता है उनका काम मुझसे मुश्किल था। वो पूरे साल भर खेती करते हैं सर, उनकी खेती खत्म हो जाती है सर, कुछ नहीं मिल पाता, कभी बरसात से कभी तूफान से। तो मुझे नहीं लगता कि एक किसान से ज्यादा मुश्किल काम इस दुनिया में किसी का होगा सर। लेकिन जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो सही है, उनके पीछे जो लोग हैं वो गलत है सर। कुछ एक मतलब ऐसा नहीं है कि 100% कुछ लोग इस दुनिया में, मैं ये कह रहा हूं कि बोलने के तरीके हैं ना सर। देखो आप अपनी बात रखो, आप लोकतंत्र में हो सर, आपको बात रखने का पूरा अधिकार है सर। आपको इस देश को नुकसान पहुंचाने का अधिकार नहीं है सर। आपको बात रखनी है सर, आप बिल्कुल फ्रीली बात रखिए, आप ये गवर्नमेंट आपकी बात सुनेगी सर। लेकिन अगर आप इस देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं, यहां की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं सर, वो गलत है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा मुझे ये बताइए, चूंकि आपने तो सीक्रेट सर्विसेज के लिए काम किया हुआ है और इस दौरान आदमी कई तरह की एजेंसीज के संपर्क में आ जाता है, सिर्फ अपने देश में ही नहीं, भारत के अलावा भी कई देशों के संपर्क में आ जाता है। सोन उसके रीजन है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मिली भगत के लिए, सोन रीजन है, लोगों को अपने इनपुट्स निकालने होते हैं। मुझे ये बताइए कि दुनिया की 5 अगर सबसे बेस्ट सीक्रेट सर्विसेज आपसे पूछा जाए, कौन कौन सी लगती है आपको, किसका नाम लेंगे आप? सर मैं MSS का नाम लूंगा, CIA का नाम लूंगा, मोसाद का नाम लूंगा, MI5 का नाम लूंगा, हमारी RNW का नाम लूंगा सर। ISI को आप नहीं मानते हैं ताकतवर? सर ISI सर रहमो करम पर पल रही है सर, कल एड फंडिंग बंद कर दे CIA सर। सर देखो जब तक पाकिस्तान के अंदर जब तक आर्मी रूल्स होगा सर, जब तक पाकिस्तान के अंदर आर्मी रूल्स होगा, पाकिस्तान कभी डेवलप नहीं कर पाएगा सर। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान की आवाम नहीं चाहती कि आज मैं आपको यह बोल रहा हूं कि आज आप अनाउंस कर दो पाकिस्तान की धरती पर कि जो हिंदुस्तान आना चाहे आ जाओ, सर 90% लोग हिंदुस्तान आ जाएंगे मोदी साहब जिंदाबाद कहते हुए, वो 5% वहीं रह जाएंगे जो वहां की आर्मी है सर। मैं ये कह रहा हूं कि जब तक पाकिस्तान की आर्मी का कंट्रोल पाकिस्तान में, वो कभी तरक्की नहीं कर सकती, पाकिस्तान कभी डेवलप नहीं हो सकता सर। क्योंकि जितना भी फंड आने हैं वो पाकिस्तान की आर्मी के पास आता है सर। टोटल दुनिया से कोई भी फंडिंग आएगी पाकिस्तान आर्मी के पास आएगी। पाकिस्तान के आर्मी के ऑफिसर्स दुनिया के सबसे रिचेस्ट ऑफिसर होंगे सर पूरी दुनिया में। आप उनके पैसे चेक करो ना सर, 10-10 हजार करोड़ के मालिक सर। दुनिया की कौन सी आर्मी है सर? लकी आपने कांग्रेस और बीजेपी दोनों के वक्त पर काम किया है, क्या अंतर देखा है, कौन बेहतर आपको लगा है, किससे ज्यादा फ्री हैंड मिला है, अपना अनुभव बताइए। मैम बिल्कुल प्रेजेंट गवर्नमेंट ने दिया है ना मैम। मैं आपको एग्जांपल बताऊं, कुछ दिन पहले मतलब नेक्स्ट जो पिछला हफ्ता बीत गया, मेरा दोस्त मुझसे मिलने आया दिल्ली में और मुझे बोला यार कि थोड़ा सैड था वो, और जेन की पोस्टिंग है उसकी। मैंने कहा तू सैड क्यों? बोला गवर्नमेंट चले गई यार। एक सोल्जर से पूछो ना मैम, आप ऑल आउट ऑपरेशन चल रहे हैं ना आर्मी को। इससे पहले मैम आप एक चीज बताइए कि NSA तो सेम ही थी ना, हमारी नेशनल सिक्योरिटी तो सेम ही चल रही थी। अब 2014 से पहले इस देश का हाल, इस देश के ब्लास्ट देख लीजिए मैम। अब 2014 के बाद आप देख लो ना क्या हुआ इस देश के अंदर। सेम सोल्जर भी सेम है मैम, हमारी नेशनल सिक्योरिटी भी सेम है, ठीक है। आज डोभाल साहब वहां पर बैठे हुए हैं, आज इस देश को कितना कंट्रोल किया हुआ है मैम। आपने कहां सुन लिया इस देश के अंदर कि आज ताज जैसा इंसिडेंट हो रहा है, आज अक्षरधाम जैसा इंसिडेंट हो रहा है, आज हमारे सोल्जर्स के सरों को निकाल के लेके जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने तो पावर दी है ना मैम, प्रेजेंट गवर्नमेंट ने बिल्कुल पावर दी और बोला है कि जो भी एंटी इंडिया है इस देश के अंदर आने की कोशिश कर रहा है उसको ठोको, पूरी पावर दी है मैम।
आज कश्मीर का कोई बच्चा आज क्यों नहीं पत्थरबाजी कर रहा है मैम? कौन सी गवर्नमेंट थी जिसने 370 को हटा दिया मैम? लोगों को लगता था कि यार कश्मीर में जाने से पहले लगता ही नहीं था हम इंडिया में जा रहे हैं करके। आपने डोभाल साहब का भी नाम लिया, बहुत वायरल होते हैं वो, उनके बारे में बहुत चर्चा होती है। आप उन पर क्या कहेंगे? मैम, इस हमारे देश के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है और आगे भी उनका योगदान रहेगा। मतलब बहुत चीजों के लिए, अगर आप सिक्किम से लेकर ऑपरेशन ब्लू स्टार से लेकर, मैं ये नहीं कहूंगा कि इस गवर्नमेंट में, ये गवर्नमेंट में 100% अच्छे लोग हैं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि सबके सब लोग अच्छे हैं। मुझे 1% लीडर अच्छा लगता है, मैं बात उसकी कर रहा हूं। और मुझे किसी गवर्नमेंट में कोई, मैंने आपको बोला कि मैं पॉलिटिक्स से बहुत दूर रहता हूं मैम, ठीक है। और मुझे भी ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कहूंगा कि कांग्रेस के अंदर सभी बुरे लोग थे मैम। मुझे कांग्रेस के अंदर एक लेडी मैम, पावरफुल लेडी, जिसने 2 हिस्से कर दिए इस देश के। आप नाम लेकर बिल्कुल मैम, इंदिरा गांधी जी 2 हिस्से कर दिया ना मैम, पाकिस्तान को अलग कर दिया बांग्लादेश से। इतना बड़ा डिसीजन मैम, आप सोच भी नहीं सकते। मुझे वो लीडर अच्छी लगती थी मैम। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको बोला कि मुझे उसके कुछ एक लीडर्स पसंद नहीं थे। मैं बात पूरी गवर्नमेंट की नहीं कर रहा हूं, मैं 100% एनडीए गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बीजेपी गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूं। बट मुझे अभी प्रेजेंट टाइम में जो लीडर बैठे हैं मुझे अच्छे लगते हैं और मुझे लगता है कि एक पावरफुल लीडर है जो डिसीजन लेते हैं मैम। आज के दौर के और कौन से नेता आपको अच्छे लगते हैं? कांग्रेस पार्टी से कोई अच्छा लगता है आज के दौर का नेता? मैम, अभी तो कांग्रेस पार्टी से प्रेजेंट टाइम में तो मेरे दिमाग में बस वही लीडर है जो अच्छे नहीं लगते हैं। अच्छे लगने पर आज आपने बोला तो मैं 100% सोचूंगा कि यार कौन से लीडर मुझे अच्छे लगने चाहिए थे कांग्रेस के, डेफिनेटली। नहीं, आज के दौर में राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी की संसद में एंट्री हुई, कोई पसंद है इनमें से आपको? मैम, मुझे गांधी परिवार में से भी प्रेजेंट टाइम में तो पसंद नहीं है मैम। अब इसको चलिए। ट्रोल ना कर देना मैम, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, कर भी दोगे तो। लकी जी, इसका भी एक जगह रह ही नहीं सर। जब ट्रेनिंग में थे कुछ एक दोस्त बने, उसके बाद हम कभी नहीं मिले। ऑपरेशंस में गए, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ या जिसकी भी डेपुटेशन आए, दोस्त बने, जीवन में फिर हम कभी दोबारा नहीं मिले। तो अगर आप लाइफ के अंदर कुछ चीज़ पाते हैं तो आपसे बहुत कुछ ईश्वर छीन लेता है सर। इसका मलाल भी रहता होगा हमेशा। कि कोई दोस्त रहता तो। हाँ, होता है सर कई बार। मैंने आपको क्या बोला सर कि जो हमारे को लगता है कि दुनिया में हमसे बहुत प्यारा है, वही हमसे छीन जाता है। और आपको पता है कि आप बिल्कुल सही हो, आप अपनी जगह, सामने वाला भी सही है सर। आप सामने वाले को भी दोष नहीं दोगे, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सही है। जो वो देख रहा है उसको वो चीज़ दिखाई दे रही है, लेकिन मैं भी अपनी जगह सही हूँ सर। ठीक है।